बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस बात पे बहस करेंगे कि जो किस्सा चल रहा है आज की सब न्यूज़ में कि स्टेट बैंक को भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत ने ऑटोनॉमी दे दी है। सो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है और क्या ये ऑटोनॉमी हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। सो इन चीज़ों को हम एनालाइज व्यू और एग्जामाइन करेंगे अपने एंगल से। सो इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी का क्या रिलेशन है स्टेट बैंक के साथ। कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ लोग, कुछ थिंक टैंक्स और हल्के ये कहते हैं कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर देना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, ये हुकूमती कंट्रोल में दे देना चाहिए। तो आया इस बहस का मकसद क्या है, वो क्या पर्सपेक्टिव है उन लोगों का। इसके लिए हमें सिंपली पहले अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी किसी भी मईशत को कहते हैं और मईशत आपको पता है कि मुआश से निकला है, यानी दाल। मुआश का मतलब दाल रोटी। अक्सर हम किसी से बात पूछते हैं तो हम कहते हैं कि जी आपका जरिया मुआश क्या है या फिर आपका दाल रोटी का जरिया क्या है। पूरे मुल्क की जो दाल रोटी चलती है, पूरे मुल्क की जो मुआश का जो जरिया है उसे इकोनॉमी कहते हैं। और पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे किया जाता है? एक पॉलिसी से। पॉलिसी गाइडलाइन को कहते हैं। एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाती है जिससे पूरे मुल्क की इकोनॉमी कंट्रोल की जाती है। और इकोनॉमिक पॉलिसी किसी भी मुल्क को स्टेबलाइज करती है और उससे कंट्रोल करती है। जितनी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, मुल्क की दाल रोटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी वहां पे लोगों की खुशहाली, तरक्की ज्यादा होगी जितनी इकोनॉमिक पॉलिसी ज्यादा अच्छी होगी। इकोनॉमिक पॉलिसी को आम जुबान में हम मुआशी मंसूबा भी कह सकते हैं। एंड सिंपली और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है इसे देखना पड़ेगा। ये तो हमने समझ लिया कि एक मुआशी मंसूबा है। इकोनॉमिक पॉलिसी के दो मेन पिलर्स हैं। द फर्स्ट पिलर इज दैट फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकंड पिलर इज दैट मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी, जिसे हम स्टडी भी कर चुके हैं आईएआर के कोर्स में, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है हुकूमत वो पॉलिसी डिजाइन करती है कि हुकूमती रेवेन्यू आएगा कहाँ से, यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू या पब्लिक रेवेन्यू आएगा कहाँ से, यानी हुकूमत की आमदनी आएगी कहाँ से, और हुकूमत की आमदनी जो आएगी वो खर्च कहाँ पे होगी, यानी हुकूमत पैसा कमाएगी कहाँ से, लाएगी कहाँ से, और उसके बाद वो हुकूमत पैसा खर्च कहाँ पे करेगी। हुकूमत किस तरह पैसा लेके आती है आपको पता है? टैक्सेस के जरिए। तो हुकूमत टैक्सेस की पॉलिसी बनाती है। हुकूमत लोन्स के जरिए पैसा लेके आती है। और हुकूमत नॉन टैक्सेस के जरिए पैसा लेके आती है, जैसे स्टैम्प पेपर्स वगैरह सेल करती है, डाक की टिकटें सेल करती है। हुकूमत जो है वो कई बिजनेसेस चला रही है मुल्क में, तो वहां से पैसा लाती है। ये हो गया पैसा लाना। और और पब्लिक के ऊपर स्पेंड करती है गवर्नमेंट। वो खर्च करती है डेवलपमेंट में, तरक्की में, अस्पतालों में, एजुकेशन पे, और इसके अलावा रोड्स के ऊपर, ईटीसी में, नहीं अदर्स। ये सब तय किया जाता है फिस्कल पॉलिसी में। इकोनॉमिक पॉलिसी के दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज दैट फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकंड इज मॉनेटरी पॉलिसी। इस पे आपने आगे हम जाके देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी जो लफ्ज है वो मनी से निकला है। मॉनेटरी मतलब मनी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन बनाता है? वो स्टेट बैंक बनाता है। और फिस्कल पॉलिसी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। फिर आपने इस पॉइंट को ज़हन नशीन कर लेना है, ये आपको हर जगह काम आएगा। जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक बनाता है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक बनाता है। मॉनेटरी लफ्ज कहाँ से निकला है? मनी से। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए मुल्क के अंदर जो मनी की सप्लाई है और डिमांड है उसे कंट्रोल किया जाता है। उस पॉलिसी, जो सेंट्रल बैंक है, उस पूरे मुल्क में सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करता है। मनी कितनी ज्यादा सप्लाई हो रही है, यानी नोट पूरे मुल्क में कितने ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, कितनी ज्यादा उनकी जो है वो फैले हुए हैं, तो उसे जो है वो स्टेट बैंक उसे कंट्रोल करता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल कैसे करता है? जब बहुत ज्यादा मार्केट में करेंसी फैल जाती है, नोट बहुत ज्यादा चले जाते हैं मार्केट में, तो उन्हें वापस बैंकों में जमा करना होता है, ताकि जब नोट मार्केट में ज्यादा होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। नो पैसे तो बहुत होंगे, नोट तो बहुत होंगे, लेकिन चीजें महंगी हो जाएंगी। तो इस चीज को रोकने के लिए फिर स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। सूद का जो रेट है वो बढ़ा देता है। जब सूद का रेट बढ़ा देता है तो लोग जो है वो
दूसरी जगहों पे, बिजनेसेस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे इन्वेस्ट करने की बजाय वो बैंकों में डिपॉजिट करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें उतना ही मुनाफा मिल रहा होता है। तो इस तरह इंटरेस्ट रेट जब स्टेट बैंक बढ़ा देता है तो सारे लोग अपना पैसा मार्केट से उठा के बैंकों में जमा करवा देते हैं। तो इस तरह फिर स्टेट बैंक इस मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो है वो पूरे मुल्क की मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर अगर मनी की शॉर्टेज हो जाए मार्केट में, उसकी कम हो जाए, तो फिर स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। जब इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, साल में फॉर एग्जांपल किसी बंदे को 6% मिल रहा है बैंक में पैसे रखने से, तो कौन पागल है जो 6% के लेके बैंक में पैसे रखे? तो सारे के सारे लोग बैंक से पैसा निकाल के मार्केट में ले आते हैं और मार्केट में बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। सो इन दो चीजों के जरिए एक बनती है मॉनेटरी पॉलिसी जिसे बनाता है स्टेट बैंक, और इसके जरिए मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। सो देखा आपने कि इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर दो पिलर्स हैं। दी फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी, जिसमें पैसा हुकूमत लाएगी कहाँ से और फिर उसके बाद खर्च कहाँ पे करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कि मनी कितनी मार्केट में सप्लाई होनी चाहिए और कितनी सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ताकि मुल्क में महंगाई ना हो, अफराते जर ना हो। सो होता क्या था पाकिस्तान में पहले, जैसे पाकिस्तान का आपने स्ट्रक्चर देखा, अब दुनिया में ये कहा जाता है, ये पूरी दुनिया में ये तस्वुर किया जाता है, क्योंकि मनी या करेंसी करेंसी जो है वो किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो पूरी दुनिया में हमें जो है वो, जैसे इंडिया की अगर बात करें या अमेरिका की बात करें, तो या मुख्तलिफ मुल्कों की बात करें, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, यानी मरकजी बैंक, जैसे अमेरिका में फेडरल लफ्ज यूज होता है, फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक। इंडिया में सेंटर हुकूमत के लिए लफ्ज यूज होता है, तो सेंट्रल बैंक तो वो इंडिपेंडेंट है। इंडिया का सेंट्रल बैंक तो इतना इंडिपेंडेंट है कि सम टाइम अगर हुकूमत उसे कोई सजेशन भेजती है तो उसकी मर्जी है, माने ना माने, रिजेक्ट कर दे। वो एक वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इसी तरह सेंट्रल बैंक मुल्कों में हमेशा तकरीबन आजाद ही हुआ करते हैं। इसलिए आजाद होते हैं ताकि वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सके, ताकि मुल्क में जो है वो मनी की वैल्यू की, जो मनी की वर्थ है, उसमें स्टेबिलिटी लाई जा सके। सो पाकिस्तान के सिनेरियो में क्या था, काफी अरसे से जब से पाकिस्तान बना और स्टेट बैंक जब से कायम हुआ, स्टेट बैंक स्टेट बैंक जो था वो हुकूमत के अंडर था, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के अंडर था। और देखें, स्टेट बैंक का अपना एक गवर्नर है। स्टेट बैंक का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, हेड, बल्कि एक गवर्नर है। गवर्नर का मतलब वो भी एक जो है वो हुकूमती ओहदे की तरह ही है, लेकिन ये हुकूमत के अंडर था स्टेट बैंक। हुकूमत के अंडर होने की वजह से दुनिया भर में लोग इसे कहते थे, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो है वो तो हुकूमत के अंडर है। हुकूमत के अंडर का मतलब, जब हुकूमत उसे कहेगी नोट छाप दो, वो छाप देगा। जब हुकूमत उसे कहेगी कि आर्टिफिशियली नोट्स की जो है वो डॉलर को गिरा दो और करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी को उठा दो, तो वो उठा देगा। और जब हुकूमत कहेगी कि डॉलर का रेट बढ़ा दो, करेंसी का गिरा दो, तो वो ऐसे कर लेगा। जो हुकूमत डायरेक्शंस देगी तो वो उन डायरेक्शंस को फुलफिल करता जाएगा, फॉलो करेगा। हालांकि जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, उसे खुद डिसीजन लेने चाहिए। उसे अपने एक्सपर्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में, जो मनी सप्लाई के, मनी कंट्रोल के, जो मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैंडर्ड है, उन स्टैंडर्ड्स पे उसे डिसीजन लेने चाहिए, ना कि हुकूमत की ईमा पे और ख्वाहिशात पे और हुक्मनामों पे उससे जो है वो डिसीजन लेने चाहिए। तो पाकिस्तान में होता क्या था कि स्टेट बैंक जो है हुकूमत के अंडर है, और इसीलिए हमेशा खबरों में आपको सुनने को मिलता होगा कि आर्टिफिशियली मनी को कंट्रोल कर रहा है, आर्टिफिशियली डॉलर को बढ़ा रहा है, गिरा रहा है। तो ये काम स्टेट बैंक किया करता था। तो अब फाइनली क्या हुआ है 70 साल के बाद, कि स्टेट बैंक को जो है वो हुकूमत के अंडर से निकाल दिया है। आज अगर तमाम अखबारें हम देखें, तो तमाम अखबारों में एक ही हमें चर्चा मिलती है। अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर पाऊं, अगर हम जंग अखबार की तरफ जाते हैं, अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद नाकाम, सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर, एंड मतलब कि स्टेट बैंक जो है उसका जो अमेंडमेंट, उसके जो जिस एक्ट के तहत स्टेट बैंक बना था, उस एक्ट को जो है वो मॉडिफाई कर दिया गया है अमेंडमेंट के जरिए। सेम इसी तरह बाकी जो है वो अखबारों ने भी लिखा है कि अपोजिशन इस चीज को नाकाम रही है रुकवाने में। और साथ ही
तमाम अखबारें आप जैसे देख, नवाए वक्त भी यही कह रहा है, एक्सप्रेस भी मैंने आपको, आप आज की ई पेपर जाके पढ़ सकते हैं। सो हुआ ये, अपोजिशन इस चीज के खिलाफ थी बहुत ज्यादा कि स्टेट बैंक को जो ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए। इस तरह से स्टेट बैंक, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हुकूमत के अंडर था, इस आप ऑर्गेनोग्राम में देख सकते हैं कि हुकूमत के अंडर था और हुकूमत की बात माना करता था। तो अब हुकूमत के अंडर नहीं है, बल्कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। तो अब हुकूमत उसे सजेशन दे ना दे, वो हुकूमत की किसी भी बात को मानने का पाबंद नहीं है। सो अब हम अपने प्रिस्पेक्टिव में बात कर लेते हैं, क्या ये होना चाहिए था, क्या ये नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली देखें, पूरी दुनिया में रियल टर्म में ये इदारों को ये पावर्स दी जाती हैं कि वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस करें। जो मनी को लेके जो स्टैंडर्ड डिसीजंस हैं कि मनी की कितनी सप्लाई होनी चाहिए, मनी की कितनी डिमांड होनी चाहिए, उस लिहाज से मनी को सर्कुलेट करें, मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करें। लेकिन पाकिस्तान में जो है आपको पता है कि हमारे इदारे जो है वो खुद अपने दिमाग से डिसीजन करने के बजाय पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करने की बजाय, उनका हमेशा ही ये तर्ज अमल रहा है कि वो पूरी पब्लिक के बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि हुकूमत के लिए या किसी की डायरेक्शन के ऊपर वो काम करते हैं या उनसे काम करवाया जाता है। यहाँ पे ये पहले तो किसी हद तक स्टेट बैंक जो है वो डॉलर्स के रिजर्व रख के करेंसी को कंट्रोल करता रहता था। लेकिन अब हुकूमत के भी अंडर से निकल गया ही हो, अगर सही तो ये है कि वो खुद डिसीजन ले। लेकिन ये जो है वो पहले हुकूमत की डायरेक्शन लेता था, अब ये आईएमएफ और उन डोनर्स की डायरेक्शन लेगा, क्योंकि स्टेट बैंक के जो हेड हैं इस टाइम गवर्नर हैं, वो ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं एक बड़े मालियाती इदारे के, शायद आईएमएफ के या वर्ल्ड बैंक के। इसी तरह से अब जब वो फेडरल गवर्नमेंट की अंडर से तो निकल गया, अब वो किसके अंडर में चला जाएगा, आईएमएफ के की डायरेक्शन में। डायरेक्टली तो नहीं गया, मतलब कि कानून में तो नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्टली वो उन्हें ही फॉलो करेगा। मतलब वो पाकिस्तानी पीपल्स के प्रोस्पेरिटी के लिए उनके लिए डिसीजन लेने की बजाय उन एजेंसीज के की डायरेक्शंस के ऊपर डिसीजन लेगा जो लोन देते हैं, जो इस मुल्क के डोनर्स हैं। मेरे पर्सपेक्टिव में स्टेट बैंक को जो है वो ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे वैसे स्ट्रक्चरल सिस्टम तो नहीं है जैसे दूसरे मुल्कों में है। वहाँ की यूनिवर्सिटियों के पास भी ऑटोनॉमी है, बाकियों के पास भी ऑटोनॉमी है, तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन करते हैं। अब एक ये बॉडी से निकला, हुकूमती बॉडी से निकला, एक डोनर्स की डायरेक्शंस के ऊपर चलना शुरू कर देगा। इस वजह से स्टेट बैंक को बिल्कुल भी ऑटोनॉमी नहीं मिलनी चाहिए, और इसका फ्यूचर में हमें समरात ये देखने को मिल सकते हैं कि हमारी करेंसी और ज्यादा डिवैल्यूएशन की तरफ जाएगी, और ज्यादा करेंसी डिवैल्यूएशन की तरफ जाएगी, डॉलर का रेट जो है वो ज्यादा होगा, और इकोनॉमी और बिजनेसेस और ज्यादा सफर होंगे। और जितने भी हम इंपोर्ट्स करेंगे, जहाँ पे चीज जो है वो 100 रुपए की आती थी, वो डॉलर का रेट बढ़ने से वो और ज्यादा महंगी हो जाएगी। इस वजह से कलेक्टिवली जो है वो हमारे मुल्क को नुकसान होगा। ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकी होगी। थैंक यू सो मच एंड शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।